बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। उसके कुछ शुरू के इनिशियल टॉपिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कमिंग लेक्चर्स के लिए। तो एक्चुअली चैप्टर 10 जो है हमारा वो चैप्टर 9 से ही रिलेटेड है। चैप्टर 9 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है और उसमें डिफरेंट टाइप्स आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स उसकी। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है। ठीक है, हायर ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल +2 रहने दें यहाँ पे, यस +2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि आपने बेसिक कंसेप्ट, ये जो चीज़ें ये आपने याद रखनी है। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्ट में D.E लिखूँगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है a linear differential equation, a linear differential equation of order n in the dependent variable y and independent variable x is of the form। ठीक है, इसमें आप याद रखें हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। तो ये इस शक्ल की होगी, देखें इसकी फॉर्म ये होगी a0x nth डेरिवेटिव प्लस a1x n-1th डेरिवेटिव। ठीक है, ये n-1 ऑर्डर को शो करे प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, प्लस an-1 ऑफ x, सो dy बाई dx। ठीक है, प्लस an ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो ये याद रखें कि इसमें a1 a0 a1 a2 अप टू an-1 an ये सारे क्या हैं, और रियल कांस्टेंट्स कौन कौन से, a0 a1 अप टू सो ऑन an-1 an, दीज आर रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रियल कांस्टेंट्स हैं। आपने ये याद रखना है कि लीनियर तब होगी जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जो है वो उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर तो आपने पीछे भी पढ़ ली है। ठीक है, लीनियर में हम सबसे पहले होमोजीनियस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नॉन होमोजीनियस भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें होमोजीनियस क्या होगी। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि राइट साइड पे अगर ज़ीरो आ जाए तो होमोजीनियस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया इस चीज़ में
कोई भी इक्वेशन लीनियर तब होगी जब होमोजीनियस तब होगी जब उस पूरी इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ पे ये जो है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे देखें ये जो टर्म है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, और राइट साइड पे 0 आ रहा है, लेकिन ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि एक टर्म ऐसी है, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 है। यहाँ पे हमारे पास dy/dx या y वाली कोई टर्म अपीयर नहीं हो रही, तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें डिग्री क्या अपीयर हो रही है, 0 अपीयर हो रही है। यहाँ पे डिग्री 1 है, तो डिग्री सेम नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं होगी। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी देखते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल से एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक्सरसाइज में याद रखें, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम dy/dx जो ऑपरेटर है उसको d से डिनोट करेंगे, d²/dx² लिखा होगा उसको हम d² से डिनोट करेंगे। ठीक है, d³/dx³ लिखा होगा उसको हम d³ से डिनोट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, d/dx कैपिटल D, d²/dx² कैपिटल D², d³/dx³ कैपिटल D³ के इक्वल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज हमारे पास है 9d²y/dx² माइनस 12dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है? एक तो देखें हायर ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। आपने जो इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने पढ़ी है वो उसमें ऑर्डर 1 था। जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ये देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, आपने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, लीनियर भी थी, उसमें होमोजीनियस भी पढ़ी, नॉन होमोजीनियस पढ़ी, टाइप्स तो मुख्तलिफ थी, लेकिन आपने फर्स्ट ऑर्डर थी। इसमें और उस चैप्टर में फ़र्क यह है कि इसमें ऑर्डर 1 से बड़ा होगा, ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसके बाद एक तो हायर ऑर्डर होगी, ठीक है, उसके बाद लीनियर होगी, उसके बाद होमोजीनियस को डिस्कस करें। लीनियर देखेंगे किस तरह, ये जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का d²y/d इसका ऑर्डर 2 है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। ये देखें डेरिवेटिव है dy/dx, इसकी पावर क्या है, 1, और ये जो खुद डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 1। और राइट साइड पे कोई टर्म नहीं है, इस देखिए राइट साइड टर्म 0 है, कोई टर्म नहीं है हमारे पास। देखें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, तीनों टर्म्स की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। ठीक है, जिसको आप पावर डिग्री बोलते हैं, डिग्री क्या है, 1, सेम डिग्री है, एक्सपोनेंट जो है उसके सेम है हर टर्म के, तो ये होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, तो एक जैसी हर टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है। सो ये कौन सी है, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, लीनियर इसलिए है क्योंकि ये वेरिएबल जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखें, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है वो 1 1 है। ठीक है, कहीं पे भी आपको y और dy का प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा, y² वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, तो अगर y² होता तो ये नॉन लीनियर हो जाती, y × dy/dx होता तो ये भी नॉन लीनियर हो जाती। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने याद रखें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद रखें इसके सॉल्यूशन 3 तरह के आएंगे। नंबर 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो 3 तरह के सॉल्यूशन आएंगे, रियल एंड रिपीटेड,
ठीक है। नंबर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नंबर 3 कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। जब हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इसका सोल्यूशन नहीं होगा वो, जो इसकी एक्सिलरी यानी हेल्पिंग इक्वेशन जो इसकी बनेगी या जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके जो रूट्स आएंगे वो 3 तरह के होंगे, या रियल और रिपीटेड होंगे, या रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या क्या होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि रूट्स किस टाइप के आएंगे। जिस तरह के रूट्स होंगे उस तरह के सोल्यूशन लिखा जाएगा। मसलन देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास रूट आते हैं, मैं पहले रूट को m1 का नाम दे देता हूँ, दूसरे को m2 का नाम देता हूँ, ठीक है। 2 रूट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो ये 2 मुख्तलिफ हैं। इफ़ रूट्स आर रियल एंड, चलें पहला केस रिपीटेड वाला देख लेते हैं, रियल एंड रिपीटेड, ठीक है। m1 और m2 दोनों एक जैसे आ जाते हैं, m1 इज़ इक्वल टू m2, यानी जो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे उसके जो रूट्स निकालेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, एक जैसे रूट्स आ जाते हैं, तो हम सोल्यूशन कैसा लिखेंगे, yc इज़ इक्वल टू हम इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे वो डिपेंड करेगा, मैंने भी आपको बताया कि रूट्स इसके रियल और रिपीटेड हैं, तो फिर रूट उसका जो सोल्यूशन वो और होगा, ठीक है। और अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उसका सोल्यूशन और होगा। अब अगर रियल एंड रिपीटेड हैं तो देखें हमारे पास अगर 2 रूट्स हैं तो हम 2 कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखें, पहला जो हमारे पास यहाँ पे ई लिखना है आपने, m1x ये लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, c1 प्लस c2 और दूसरे कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। m1 क्या होगा, m1 और m2 दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से जो m1 होगा वही m2 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या है, कोई एक कांस्टेंट है वो m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा इधर पावर में, e की पावर जो रूट आएगा वो इंटू एक्स, c1 प्लस c2 इंटू एक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3rd ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और 3 रूट्स आते हैं और तीनों बराबर आते हैं, तो 3 रूट्स आएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल m1 इज़ इक्वल टू m2 इज़ इक्वल टू m3, 3 रूट्स निकालें और तीनों एक जैसे, फ़र्ज़ करें वो कोई भी एक नंबर m ले लें, अगर m कंफ्यूज हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वो 3 आया है, यानी रूट तीनों का क्या है, हमारे पास 3 रूट्स निकालें, तीनों क्या है, 3 आए, तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स हैं। तो किस तरह सोल्यूशन लिखेंगे, तरीका क्या, सोल्यूशन लिखेंगे yc इज़ इक्वल टू e की पावर 3x इंटू c1 पहले कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाना, प्लस c2x दूसरे के साथ x प्लस c3 x स्केयर हो जाएगा साथ, ठीक है। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इसी तरह जितने रूट्स होंगे उतने कांस्टेंट्स यूज़ करते जाएंगे और x की पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये तरीका है हमारा, कब, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जब एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, हेल्पिंग इक्वेशन बनाएंगे, अगर उसके रूट्स रियल एंड रिपीटेड आते हैं तो फिर हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें रियल एंड डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ आ जाते हैं, यानी एक रूट हमारा m1 आ जाता है और दूसरा आ जाता है m2, m1 फ़र्ज़ करें एग्जांपल है, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, 2 रियल रूट्स हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट हैं, फिर सोल्यूशन क्या होगा, yc इज़ इक्वल टू e की पावर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा e की पावर, जो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे वो हो जाएगा c1 e की पावर m1x यानी m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसमें देखें c1 उसी तरह, m1 की जगह क्या लिखें 1, तो e की पावर क्या आ जाएगा 1x, m की जगह 1x प्लस c2 e की पावर m2 की जगह 2x आ जाएगा, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि अगर रूट्स रियल और रिपीटेड होंगे तो सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे, अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तीसरा केस है कम्प्लेक्स रूट्स, तो जब कम्प्लेक्स रूट्स हम फाइंड करेंगे, हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे तो फिर सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, देखें फॉर एग्जांपल आपने इसकी जो हेल्पिंग इक्वेशन बनाई है वो किस तरह बनाते हैं वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हेल्पिंग इक्वेशन बनाई तो उसके रूट्स कम्प्लेक्स आ गए, फॉर एग्जांपल देखें
ये आ जाएंगे। सपोज हमारे पास सोल्यूशन आ गया m इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका सोल्यूशन किस लिखेंगे, y c इज़ इक्वल टू क्या होगा, e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि जब हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका कम्प्लेक्स रूट्स का, तो ये जो रियल पार्ट होगा वो यहाँ पे आएगा, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो चीज़ होगी वो यहाँ पे कॉज और साइन के एंगल में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्या सारी बात आपको किस तरह बताई है। देखें जी, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखने लगा हूँ, एक्सरसाइज 10.1, और ये प्रॉब्लम 1 से लेकर 15 तक ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 9d स्क्वेयर माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि d किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स के, और डी स्केयर किसके बराबर होगा, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर। तो अगर मैं इसको उस शक्ल में लिखूँ, यहाँ पे जहाँ d नज़र आ रहा है वहाँ पे ये पुट कर दें, जहाँ पे डी स्केयर नज़र आ रहा है वहाँ पे ये डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर पुट कर दें, तो ये क्या बनेगी, देखें 9d स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, और y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये y आ जाएगा -12, d की जगह क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, साथ क्या आ जाएगा y, उसी तरह मल्टीप्लाई कर दें प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये चीज़ और ये चीज़ इन दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे d किसके बराबर है, d बराबर है d बाई डी एक्स के, और डी स्केयर किसके बराबर होगा, डी स्केयर बाई डी एक्स के, और जब ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। देखें अब ये लीनियर है और होमोजीनियस है। देखें लीनियर क्यों है, क्योंकि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसकी पावर क्या है, 1 है, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं देखें उनकी पावर भी क्या है, 1 है, यानी जो उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, यानी ये फर्स्ट डिग्री सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो जब इस तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखें हम इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा, ये मैं आपको समझाने के लिए सारा लिखा था, इसी को मैं दोबारा देखें हम क्या करेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या इसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग इक्वेशन, हेल्पिंग। ठीक है, स्पेलिंग है AUXILLIARY। ठीक है, ऑक्सिलरी, इसको आप लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, और दी हेल्पिंग इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो लिख लें। दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखें 9d की जगह मैं लिख रहा हूँ m स्क्वेयर, आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे डेल्टा भी यूज़ होता है, मैं m यूज़ कर रहा हूँ, आपकी बुक में m यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, 9m स्क्वेयर माइनस 12d की जगह आप m लगा दें प्लस 4, और ये y नहीं लिखना आपने। ठीक है, इस y को छोड़ देंगे इज़ इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे सिर्फ आपने ये अंदर वाली टर्म लिखनी है, y को छोड़ के अंदर वाली टर्म लिखनी है, और d जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पे उसकी जगह m लगा देंगे। तो ये जो शक्ल बनी है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये समझ लें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिस तरह आप मैट्रिक में सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखें 9 4 36, ठीक है, 9 4 36, 36 के आप फैक्टर्स बना लें, 9m स्क्वेयर माइनस, ठीक है, 6 और 6 के बनेंगे 6m माइनस 6m प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग इक्वेशन ये बन गई है और मैंने क्या किया, हम इसके फैक्टर्स बना लिए।
तो देखिए मल्टीप्लाई करें तो +36 बन जाएगा और ऐड करें तो -12 बन जाएगा, जिस तरह आप मैट्रिक में फैक्टराइजेशन करते थे सिंपल। अब देखिए यहाँ से हम 3m कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3m माइनस 3 2 ज़र 6 -2 कॉमन ले लें, 3 ज़र 6 -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 3m -2 कॉमन ले लें, 3m -2 रह जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो 3m -2 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 3m -2 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3m देखें रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, 3m -2 इज़ इक्वल टू 0, एक जैसे रूट्स बने हमारे पास आएंगे। देखें यहाँ से 3m इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3m इज़ इक्वल टू 2। m की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी 2/3 और m की वैल्यू चाहिए क्या आ जाएगी 2/3। देखें दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं और रिपीटेड हैं। केस नंबर 1 वो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, as roots are real and repeated, so क्या हो जाएगा रूट्स क्या हैं, रियल हैं और रिपीटेड हैं। तो हम सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या बताया था YC। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन है YC इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे e की पावर m x, m क्या है, m जो रूट आया वो। अब रूट दोनों एक ही रूट्स हैं हमारे पास, देखें एक जैसे रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा m की जगह लिखेंगे 2/3, साथ क्या लगाएंगे x और अंदर क्या लिखेंगे C1 पहला कांस्टेंट प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट और साथ क्या लगाएंगे x, क्योंकि दो कांस्टेंट है, दो रूट्स आए तो इसलिए दो कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अब फर्ज करें अगर हमारे पास 3 रूट्स आते, अगर पावर इसकी 2 होती, पावर अगर 3 होती यहाँ पे, ठीक है, तो 3 रूट्स आते, पावर 4 होती तो 4 रूट्स आते। अब चूँकि पावर हाईएस्ट पावर देखें इसमें आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर ये 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी इसकी। और इसका जो सोल्यूशन आया वो उसमें दो हमारे फैक्टर्स बने और दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि जो हमारा रूट आया है उसको पहले यहाँ पे e की पावर में लिखेंगे 2/3, साथ x लगाएंगे C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, C1 प्लस C2 साथ क्या आ जाएगा x। पहले कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाना, दूसरे के साथ x की पावर 1, अगर तीसरा होता तो क्या लिखेंगे C3 इंटू x। बस ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। पहले 15 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह होंगे, लेकिन ये सारा मेथड सबके लिए सेम होगा, जिस तरह का रूट आएगा उसके मुताबिक सोल्यूशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आपने अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे ये 2/3 के साथ यहाँ पे आ जाता -1 आ जाता। ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर रूट्स देखें रियल एंड रिपीटेड नहीं है बल्कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखें यहाँ पे दोनों एक जैसे रूट्स आए, अगर एक जैसे रूट्स ना आते, एक आता 2/3 दूसरा आ जाता -1, तो फिर हम क्या किस तरह सोल्यूशन लिखते, फिर इसका सोल्यूशन लिखते e की पावर यहाँ पे m1, पहला रूट क्या है हमारे पास 2/3 इंटू एक्स, सॉरी साथ C1 भी लगाना है। ठीक है, पहला C1 e की पावर 2/3 पहला रूट प्लस C2 e की पावर दूसरा रूट क्या है -1 इंटू क्या आ जाता है x। तो जो हमारे पास बनता है ये क्या बनता है YC इज इक्वल टू C1 e की पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर -x। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता। अब देखें अगर सपोज करते हैं अगर ये रूट्स यहाँ पे निकालें तो हमारे पास आ जाता 2 + 3 आयोटा आंसर आ जाता। यानी रूट्स जो है वो हमारे फॉर एग्जांपल रूट्स यहाँ पे कम्प्लेक्स रूट्स आ जाते। जैसा ये मैंने सॉल्व किया है तो आपने देखा होगा अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। तो अगर सपोज करें कि इसमें कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो अब देखें फॉर एग्जांपल अगर m इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इस तरह का आंसर आ जाए हमारा, तो इसमें a क्या है 2 है और b क्या है 3 है। तो हम इसका सोल्यूशन किसा लिखेंगे YC इज़ इक्वल टू e की पावर हाँ ठीक है e की पावर 2x जो रियल रूट होगा वो, फिर अंदर क्या लिखेंगे C1 cos bx, b की जगह क्या है 3, ये b है, सॉरी ये b है। ठीक है, cos bx, b की जगह 3x प्लस C2 sin bx, b की जगह क्या है 3x। तो अगर ये रूट्स इस हेल्पिंग इक्वेशन के एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड होंगे तो सोल्यूशन ये होगा। अगर रिपीटेड नहीं है, रियल है और डिस्टिंक्ट है तो सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे। अगर यहाँ पे रूट इसका
कम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो फिर सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये है। ये 3 मेथड हैं सॉल्यूशन लिखने के, ये तीनों मेथड आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, रियल एंड रिपीटेड के लिए ये सॉल्यूशन आएगा, रूट्स अगर रियल रिपीटेड होंगे तो इस तरह सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। और रियल एंड डिस्ट्रिक्ट होंगे, मुख्तलिफ रूट्स होंगे और रियल होंगे तो इस तरह सॉल्यूशन लिखा जाएगा, और अगर कम्प्लेक्स रूट्स हैं तो इस तरह सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है कि आपके जो पहले 15 क्वेश्चन है वो इस तरह ही हैं, ठीक है। वैसे तो अगले एक्सरसाइज भी, अगले क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं, लेकिन फ़िलहाल आप फर्स्ट 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपने ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को चलाना है। अगर जो पावर 4 वाले हैं, यहाँ पे जब इक्वेशन बनेगी तो आपने फर्स्ट ईयर में सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी हुई है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टराइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और पावर अगर जब भी 3 से बड़ी हो जाएगी, अगर फैक्टर्स आपसे नहीं बन रहे तो आप सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए एक रूट फाइंड करते हैं, +1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, +2 पुट करते हैं, -2। उस रूट की मदद से, जो रूट आता है उसकी मदद से हम उसको डिवाइड करके इक्वेशन को क्यूब से क्वाड्रेटिक में लाते हैं और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लेते हैं। और अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक के ना बन रहे हो तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह की इक्वेशन होगी उसके मुताबिक आपने इसको चलाना है। तो अब देखें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई करें। अगर उनमें कोई इशू हो तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर इसमें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, और अपने जो आपके जानने वाले हैं उनको आगे ये शेयर भी करें ताकि वो भी ये लेक्चर देख लें।